मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। हेलो लिसनर्स, वेलकम है आपका बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में। मैं हूँ बबीता जैन और मैं अब आपको लेकर चलूंगी आज के दिन के इतिहास के सफर में। किसी भी सफर की शुरुआत जितनी इम्पोर्टेंट होती है, उसका एंड या उसका पूरा होना भी उतना ही मायने रखता है, क्योंकि उस समय राही को मंजिल मिल जाती है। आज के दिन भी एक मुसाफिर ने अपनी मंजिल पाई थी। ये मंजिल थी तो बहुत पास, लेकिन इसका सफर बहुत ही मुश्किल था। आज के दिन जोशुआ स्लॉकम ने पूरी दुनिया का अकेले चक्कर लगाया था और ऐसा करने वाला वो पहला नाविक था। 1844 में अटलांटिक महासागर से जुड़े कैनेडियन राज्य नोवा स्कोशिया में जन्मे कैप्टन स्लोकम ने अपनी जॉब के दौरान उस टाइम के सबसे बड़े जहाजों को कमांड किया था। लेकिन सन 1895 में उन्होंने ऐसा सफर शुरू किया जो अब तक कोई नहीं कर पाया था, बल्कि इस बारे में उस समय सोचने से भी लोग डरते थे। भाई, इतने कम्युनिकेशन के टाइप कहाँ थे तब जितने की आज हैं। ऐसे में कैप्टन स्लोकम ने तय किया अकेले दुनिया घूमने का। बॉस्टन से 24 अप्रैल 1895 को निकले कैप्टन स्लोकम ने 46,000 माइल्स का दुनिया का चक्कर मारा और आखिरकार 1898 में आज ही के दिन यानी कि 27 जून को उन्होंने अपना सफर पूरा किया, जब वो पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर न्यूपोर्ट, रोड आइलैंड पहुँचे। ये सेलर दुनिया भर में न्यू वर्ल्ड कोलंबस के नाम से पॉपुलर हो गया और कुछ ही साल बाद उन्होंने अपने सफर के एक्सपीरियंसेस को कागज पर उतारा। सेलिंग अलोन अराउंड द वर्ल्ड बुक पब्लिश हुई और मशहूर हो गई। पूरी दुनिया की जर्नी की इस कहानी को पूरी दुनिया के पढ़ने वालों तक पहुंचाया गया। दोस्तों, शो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन हस्तियों की जिनका आज हैप्पी बर्थडे है। और सबसे पहली हस्ती हमारे बॉलीवुड से है, म्यूजिक से है। इंडियन म्यूजिक के आकाश में आप जानते हैं कि बहुत सारे सितारे हैं जो लेजेंड बन के आज भी चमक रहे हैं, और इसी आकाश में इन्हीं सितारों के बीच एक ध्रुव भी चमकता है जिसकी पहचान, जिसकी चमक जरा सी हटके है। वो ऑल टाइम जीनियस है। उनका म्यूजिक इंडियन क्लासिकल और वेस्टर्न के बीच कहीं ठहरता है, और अगर आप उसे ढूंढ निकालते हैं तो हैरान रह जाते हैं जब देखते हैं कि उनके संगीत की आत्मा तो फोक है, जिसे खूबसूरती के साथ वेस्टर्न शरीर में पेश किया गया है। ऐसे करने वाले वो सबसे पहले थे और आज भी उनका कोई मुकाबला नहीं है। मैं बात कर रही हूँ वन एंड ओनली राहुल देव बर्मन उर्फ आर.डी. बर्मन साहब की, या कहें कि हमारे अपने पंचम दा की। हमें और जीने की चाहत न होती, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। क्या आप ये भी जानते हैं कि बर्मन ने आम इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा कंगी, झाड़ू और कप के साउंड को भी गाने में लाया? यकीन नहीं आया ना? तो सुन लीजिए। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। हाँ,
बर्मन ने म्यूजिक का एक दौर ही बदल दिया, पर ये उन्होंने यूं ही नहीं किया। उनके लगातार नया सीखने और रचने की चाह ने उनके टैलेंट को बहुत बड़ा बना दिया। 24 जून 1939 को कोलकाता में R.D. बर्मन का जन्म हुआ। उनके पिता सचिन देव बर्मन म्यूजिक कंपोजर और माँ लिरिसिस्ट थी। ऐसे में उनका टैलेंटेड होना तो बनता ही था। इधर पंचम बड़े हो रहे थे और उधर सचिन दा के करियर का ग्राफ ऊपर चढ़ रहा था। म्यूजिकल माहौल का असर छोटे राहुल पर ऐसा हुआ कि 9 साल की उम्र में ही उन्होंने अपना पहला गाना रच दिया। ऐ मेरी टोपी पलट गया नाम के इस गीत को सचिन दा ने बाद में अपनी फिल्म फंटूश में यूज किया और इसी तरह ये गाना भी पंचम दा की ही कंपोजिशन है। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। दोस्तों, पंचम दा को पता चल गया कि उन्हें क्या करना है, इसीलिए सीखना भी जल्द ही शुरू कर लिया। उस्ताद अली अकबर खां से सरोद और समता प्रसाद जी से तबले की तालीम ली। इसके बाद वो अपने पिता को असिस्ट करने लगे। 20 साल की उम्र में उन्हें गुरुदत्त के असिस्टेंट निरंजन ने साइन किया। गुरुदत्त और वहीदा रहमान को लेके बन रही इस फिल्म के गीत लिखे थे शैलेंद्र ने। फिल्म बड़ी थी। राहुल इस मौके को लेके बहुत एक्साइटेड थे। 2 गाने रिकॉर्ड भी हो गए। 2 साल बाद ही 1962 में उनकी पहली फिल्म छोटे नवाब रिलीज हुई। देखते ही देखते 5 साल गुजर गए। इतने लंबे समय में कई लोग निराश हो जाते हैं और काम छोड़ देते हैं। इन्होंने हार तो नहीं मानी, लेकिन उनका टैलेंट जिस पहचान के लिए तरस रहा था, वो पहचान उन्हें दिलाई 1966 में आई तीसरी मंजिल ने। फिल्म के गाने जबरदस्त हिट रहे। ये साल पंचम के लिए काफी अच्छा रहा और उन्होंने रीता पटेल से शादी की। तीसरी मंजिल की बड़ी सक्सेस के बाद प्रोड्यूसर नासिर हुसैन ने राहुल को अपनी आने वाली 6 फिल्मों के लिए साइन कर लिया। इनमें यादों की बारात और पड़ोसन शामिल है। लेकिन इतनी सक्सेस के बाद भी उन्होंने अपने पिता को ज्वेल थीफ और प्रेम पुजारी के लिए असिस्ट किया। आजकल पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते मेरे, बोलो देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए। आजकल पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते मेरे। 70 का दशक पूरी तरह से R.D. बर्मन का रहा। यही दौर था जब इंडियन म्यूजिक की धारा ही बदल गई। 1970 में राजेश खन्ना की कटी पतंग बड़ी म्यूजिकल हिट रही। किशोर दा के साथ पंचम की जोड़ी गजब का जादू चला गई। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। इसके बाद पंचम ने एक से बढ़कर एक गाने दिए। 1971 में हरे रामा हरे कृष्णा आई। इसी साल पंचम ने बुढ़ा मिल गया में रात कली एक ख्वाब में आई और कारवा में पिया तू अब तो आजा जैसे गाने देकर अपनी रेंज से सबको चौंका दिया। फिल्म कारवा के लिए उन्हें उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनेशन मिला। पंचम का कामयाबी का सफर उस मंजिल की तरफ बढ़ रहा था जिसे कोई छू भी नहीं पाया था। लेकिन उनके लिए सब कुछ अच्छा नहीं रहा। 71 में रीता पटेल और उनके बीच डाइवोर्स हो गया और पत्नी से अलग होने की उसी रात उन्होंने एक धुन बनाई। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना।
आगे के सालों में आपकी कसम, शोले और आंधी में उनके म्यूजिक के जादू ने उन्हें टॉप पर पहुंचा दिया। 70 का दशक खत्म होने को आया और पंचम की धुनें यादगार बनती गई। वैसे आंधी का जिक्र आए और मैं ये खूबसूरत गाना न प्ले करूं, ऐसे कैसे हो सकता है। दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं आबुदाना, ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं। पूरे 10 साल राज करने के बाद अब एक नए दशक का आगाज था। शुरुआत अच्छी रही और 1980 में उन्होंने आशा भोसले से शादी की और अगले ही साल पंचम दा ने सनम तेरी कसम के लिए अपना पहला फिल्म फेयर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड जीता। इसके बाद आई फिल्म रॉकी, सत्ते पे सत्ता और लव स्टोरी के गाने भी हिट रहे। लेकिन कामयाबी की इस रफ्तार पर ब्रेक लगती दिखी जब उनकी फिल्मों का म्यूजिक हिट नहीं हो रहा था। मैं आपको बता दूं, ये वही दौर था जब बप्पी लहरी और बाकी कंपोजर डिस्को म्यूजिक बढ़ा रहे थे। ऐसा नहीं है कि पंचम ने इस दौरान अच्छा कंपोजिशन नहीं दिया, बल्कि उनके फैंस का तो मानना है कि पंचम का बेस्ट इसी दौर में आया। 1983 में आई मासूम के म्यूजिक को कैसे भूला जा सकता है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। उनकी फिल्म को वो कमर्शियल सक्सेस नहीं मिल रही थी जिसकी राहुल को आदत थी। 2 साल बाद आई फिल्म इजाजत। फिल्म का हर गाना आशा भोसले ने गाया और लिखा गुलजार साहब ने। पंचम का हमें दिया एक खूबसूरत तोहफा है इजाजत का म्यूजिक, खास करके ये गाना। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। ओ सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं, और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है, वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। इस गाने के लिए आशा जी और गुलजार साहब दोनों को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला। 1988 में उन्हें दिल का दौरा पड़ा। अगले साल उन्होंने लंदन में बाईपास सर्जरी करवाई। 1942 अ लव स्टोरी भी इसी बीच साइन की गई। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे वन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया। 1942 अ लव स्टोरी के लिए उन्होंने अपना तीसरा और आखिरी फिल्म फेयर अवार्ड जीता। 4 जनवरी 1994 को पंचम दा हम सबको छोड़कर चले गए, लेकिन अपना म्यूजिक देकर वो आज भी हमारे दिलों में चमक रहे हैं। रोज रोज आँखों तले, रोज रोज आँखों तले, ला 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 ला। आज भी वही जादू। खैर, म्यूजिक के इस गोल्डन स्टार के अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज के दिन हमारे देश की गोल्डन गर्ल का भी जन्म हुआ था। अरे गोल्डन गर्ल
सुनहरी लड़की नहीं पहचाना तो पयोली एक्सप्रेस का नाम तो सुना होगा ना, जो उन्हें हम प्यार से बुलाते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एथलेटिक्स और ट्रैक की रानी पीटी उषा की। केरला में 1964 में जन्मी और पली बढ़ी पीटी उषा ने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर लगभग 102 मेडल जीते। इस जीत के सिलसिले ने उन्हें भारत की बेहतरीन विमेन रेसर्स में से एक बनाया। उषा का बचपन से ही स्पोर्ट्स को लेके लगाव था। इसी लगाव ने उन्हें 250 रुपए की स्कॉलरशिप जिताई और उन्हें किन्नौर के स्पेशल स्पोर्ट्स स्कूल में दाखिला मिल गया। See, my case is little different. See, for me, when I go to the track, when I was 14 years old, so I always want to win the race. See, I started when I was 4th standard. The physical education teacher of my school, one Mr. Balakrishnan, he made me to run with the champion of the district. That her name is Baby Sarla. She was studying in 7th standard, but I was in 4th. 3 years different. But still, I want to win the race. I ran with her and I won the race. लेकिन उनके इस लगाव को जुनून में बदलने वाले उनके कोच OM नामबियार थे। उषा के पोटेंशियल को समझते हुए 1980 के ओलंपिक्स के लिए नामबियार ने उसे पॉलिश किया, तैयार किया। ये तैयारी अधूरी साबित हुई, लेकिन हारता तो इंसान तभी है जब वो हार मान लेता है। मात्र 2 ही साल बाद 1982 नई दिल्ली में हुए एशियाई गेम्स की शुरुआत 2 सिल्वर मेडल से करके उषा ने इंटरनेशनल लेवल पर एक धमाकेदार री एंट्री मारी। जरा सोचिए, अचानक ही दुनिया पर छा जाना कैसा लगता होगा। पयोली एक्सप्रेस के कदम ट्रैक पर तेजी से बढ़ रहे थे और 1983 में उषा ने कुवैत में हुए ATF यानी एशियन ट्रैक एंड फील्ड मीट में गोल्ड मेडल धर ही लिया। इंडियन एथलेटिक्स की विमेन के लिए उषा इंस्पिरेशन बन चुकी थी। वो भी खुद को मौका देने लगी और खेल के मैदान में बेझिझक उतरने लगी। 1984 में वो भारत की पहली महिला बनी जिसने ओलंपिक्स के फाइनल्स में कदम रखा। इस मंजिल को पाने के बाद उन्हें अर्जुन अवार्ड से लेकर पद्मश्री जैसे कई बड़े बड़े अवार्डों से नवाजा गया। तब से रिटायर होने तक उषा ने अपना हर कदम मेडल्स और अवार्ड्स की बारिश में लिया। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशंस यानी IAAF ट्रैक एंड फील्ड की अंतर्राष्ट्रीय अथॉरिटी है। ATF मीट में उषा ने पूरे खेल जगत को हैरान कर दिया। 5 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर, जो तब तक कभी नहीं किया गया था। और भी इंस्पायरिंग बात ये है कि तब से लेकर आज तक ऐसा कारनामा दोहराया नहीं गया है, न किसी मेल न किसी फीमेल एथलीट से। See, in our country, we are always, when Olympic year comes, we always worried about Olympics. To get the Olympics, we have to have long-term planning. It means that we have to encourage the grassroots level. That is not there in our country. So, if you give more supports in grassroots level, and you will be able to get the Olympic medal maybe after 10 years. 2 दशकों तक ट्रैक की रानी रही उषा अब केरला स्थित कोयलंदी नाम की जगह पर एथलेटिक्स स्कूल चलाती हैं। इस स्कूल में देश भर की युवा लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती है। उषा की कोशिश है कि उनकी तरह और भी टैलेंट निकल कर सामने आए। उषा को हमारी ओर से हैप्पी बर्थडे। अब बातें ऐसे शख्स की जिसने क्लोनिंग को जन्म दिया। हाँ भाई, वही जो आपने हॉलीवुड से बॉलीवुड की फिल्मों में देखा है। इस कारनामे को हम तक पहुंचाने वाले जर्मनी के वैज्ञानिक हांस पीमन हैं, जिनका भी जन्म आज ही के दिन लेकिन सन 1869 में हुआ था। इंसान की सोच से परे चलने वाले हांस पीमन को फादर ऑफ क्लोनिंग कहा जाता है। इन्हें 1935 में माइक्रो सर्जरी टेक्निक से भ्रूण यानी एम्ब्रियो के ट्रांसप्लांटेशन के रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था।
हर कामयाबी के मुश्किल सफर की तरह इनका सफर भी आसान नहीं था। एक असफलता के बाद स्पीमन ने एम्ब्रियोलॉजी की पढ़ाई और रिसर्च में जिंदगी लगा दी। फिर सुई की नोक से भी छोटे जानवरों के भ्रूण के बारे में जानने लगे। इन्होंने आगे चलकर एम्ब्रियोनिक इंडक्शन की थ्योरी दी, जो आज के मॉडर्न साइंस और बायोकेमिकल स्टडीज के लिए बहुत उपयोगी साबित हुई। स्पीमन ने अपनी तमाम रिसर्च अपनी किताब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड इंडक्शन में दर्शाई हैं। हमारी ओर से उन्हें श्रद्धांजलि। शो में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और महान कवि की। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का नाम शायद ही किसी ने न सुना हो। वैसे तो ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी दोस्तों याद दिला दूं कि ये वही शख्स हैं जिन्होंने गुलाम भारत को वंदे मातरम का गीत दिया था, जिसे आगे चलकर राष्ट्रीय गीत के रूप में पहचान मिली थी। वंदे मातरम एक खूबसूरत गीत जिसमें भारत और इसके वीर सपूतों का गुणगान किया गया है। बंकिम दा का जन्म 27 जून 1838 को बंगाल के कांठलपाड़ा में हुआ था। दोस्तों ये उस समय कोलकाता यूनिवर्सिटी के पहले 2 ग्रेजुएट्स में से एक थे, जिसके बाद इन्होंने डिप्टी कलेक्टर की नौकरी की। लेकिन उस दौरान अंग्रेजों के साथ हुई कुछ घटनाओं ने बंकिम के विचार बदल दिए और एक संपन्न परिवार तथा जिंदगी होने पर भी वो इस गुलामी से तंग आने लगे। बंकिम चंद्र ईश्वर चंद्र गुप्ता के विचारों से प्रभावित थे। इन विचारों ने इन्हें लेखन की तरफ मोड़ा। नौकरी के दौरान अंग्रेजों के साथ रही बंकिम चंद्र की कुछ कड़वी घटनाएं उन्हें साहित्य की राह पर ले गईं, जिसकी वजह से आज बंकिम चंद्र का नाम हमारे लबों पर है। इसी साहित्य ने उनके पत्रकार को बाहर निकाला और गुलामी में कलम ही सबसे बड़ा हथियार था। बंकिम दा ने सन 1865 में अपना पहला उपन्यास दुर्गेश नंदिनी लिखा। इसके बाद तो बंकिम चंद्र की कलम मानो चल पड़ी और उन्होंने कपल कुंडल, मृणालिनी, विष वृक्ष, आनंद मठ आदि की रचनाएं की। जहां मृणालिनी प्रेम प्रसंग पर आधारित एक अलग और नई सोच का उपन्यास था, वहीं आनंद मठ ने भारत को वंदे मातरम दिया। ऐतिहासिक और सामाजिक ताने बाने से बुने हुए इस उपन्यास ने देश में एकता की भावना को जगाने में बहुत योगदान दिया। उन्होंने धर्म, सामाजिक और समसामयिक मुद्दों पर आधारित कई निबंध भी लिखे, लेकिन इन सब के परे था बंग दर्शन, जिसे पत्रकारिता के क्षेत्र में एक उपलब्धि माना जाता है। बंग दर्शन एक मासिक पत्रिका थी, जिसे बंकिम चंद्र ने अंग्रेजों के विरोध के बीच निकाला था। इन्होंने प्रेम को जिस गहराई में ले जाकर दिखाया, वो शायद ही कोई और कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, गुलाम भारत को एक करने में उनकी कोशिश इतिहास की स्वर्णिम अक्षरों में लिखित है। बांग्ला साहित्य को जो गौरव हासिल हुआ है, उसका सारा श्रेय बंकिम दा को ही जाता है। 8 अप्रैल 1894 को बंकिम दा की मृत्यु हो गई, लेकिन वो आज भी वंदे मातरम गीत में जिंदा हैं। तो भाई आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा आपको? ऑफ कोर्स अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े लेजेंडरी लोगों की बात मैंने आज आपसे की। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं चलती हूँ, नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,